अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़, जहां हम होते हैं ज़ुहैब हसन और मैं नादिया खान मंडे टू फ्राइडे 9 से 11 बजे लाइव ताज़ा खबरों के साथ तबसरे होते हैं, डिस्कशंस होती हैं और अभी जो सूरत हाल है उस पर हम लोग जो है नज़र डालेंगे। बिल्कुल क्या डेवलपमेंट्स हैं। अब तो ताज़ा खबर यही है कि सैलाब की सूरत हाल क्या बनी है और दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलुज, यहाँ पर क्या सूरत हाल है। चनाब के बारे में बताया जा रहा है कि मज़ीद एक बड़ा रेला, क्योंकि सराल डैम से भारत ने पानी छोड़ा है तो वो हेड बराला के मकाम पर बताया जा रहा है कि 8.5 लाख क्यूसिक बल्कि इससे ज़ायद भी हो सकता है। फिर चनाब से ये सारे इलाके, शोरकोट वगैरह का इलाका है, अहमदपुर सियाल का, तो ये मुतासर होने का खदशा है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है। अच्छा, रावी से मुताल्लिक बताया जा रहा है कि 1,70,000 क्यूसिक हो गया, यानी कम हो गया है। रावी की तरफ जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो वहाँ इतनी अलार्मिंग सूरत हाल नहीं, लेकिन चनाब की सूरत हाल अलार्मिंग है, तो देखना पड़ेगा। और फिर जलजला भी आया कल। ये मैं पता थोड़ा सा मैं इस चीज पे बड़ी परेशान हूँ कि इस खित्ते में कोई बहुत ही बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। पहले आपको याद है कुछ अर्से पहले कराची में कुछ हफ्तों पहले बार बार जो है जलजले के झटके महसूस हो रहे हैं, फिर उसके बाद ये फ्लड्स, ये पूरा खित्ता जो है ना कुछ इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है शदीद। और ये जलजला भी देखें इस रीजन में अफगानिस्तान में जलजला 6 उसको मैग्नीट्यूड पे था उसका, जो जलजला पे मरकज ने मेजर किया और 20 अफराद की जानें चली गई हैं। सैकड़ों अफराद बताया जा रहा है कि ज़ख्मी भी हैं। और ये ज़लज़ला पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, यहाँ भी महसूस किया गया और इसकी नौयत यही थी। 6 इसकी शिद्दत थी, जो कि ज़्यादा होती है। गहराई इसकी बताया जा रहा है कि वो जो अफगानिस्तान में आया है इसका मरकज़ जलालाबाद है, 27 किलोमीटर दूर था इससे, और इसके असरात काबुल से लेकर पाकिस्तान में भी बिल्कुल। और अब दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पे थोड़ा सा ना इस मामले में परेशान भी हैं, और मेरे ख्याल उनको यहाँ आके थोड़ा रिसर्च करें, देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बेल्ट, ये खित्ता जो है, इस पे बार बार जो है इतनी आफतें आ रही हैं। तो ये ऐसा क्यों है? और नेचुरल क्लैमिटी का शिकार बहुत ज्यादा हो रहा है ये खित्ता। और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कितना, पाकिस्तान का कोई इसमें है नहीं लेना देना ज्यादा। पूरी दुनिया के ममालिक, जो बड़े ममालिक है, उन्होंने अच्छा ये शो में बताए थे क्या क्या पंजाब में फ्लड की सूरत हाल का अर्थक्वेक की सुबह हमने खबर सुनी अबाउट 6 उसकी जो थे इसके काफी ज्यादा का था, काफी ज्यादा 20 लोग अफराद की डेथ हो गई। बिल्कुल। और ये कि यहाँ भी ये था, इतनी शिद्दत का था कि लोग घरों से निकल गए और घबरा गए, डर गए। वैसे देखें ना, बारिशें, सैलाब की तबाही, फिर जलजला भी आ जाना, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब सूरत है। तो पंजाब में फ्लड की सूरत हाल क्या है, ताज़ा तरीन हमारे नुमाइंदे फील्ड पर मौजूद होंगे, वो ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे। और फिर PDM में के DG पंजाब भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम अच्छा एक सवाल जो हम लोग कर रहे थे, आप भी कर रही थी, कि ये जो यानी जो डेटा बता रहा है वो ये है, या बाद में बात करें, पहले हम जरा थोड़ा सा इसको छेड़ देते हैं, बात आज करेंगे खास, तो शायद बाकी लोग शायद इतनी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा क्या बात कर रहे थे हम? ये कर रहे थे कि 20 लाख यानी ऑफिशियल ये नंबर्स हैं, 20 लाख आबादी मुतासिर हुई है, अपने घरों से बेघर डिस्प्लेस। ठीक है जी। अच्छा 7.5 लाख को रेस्क्यू कर लिया गया है, ठीक है, ये भी हो गया। 2200 देहात मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिट गए हैं। तो अब चले इसी फिगर को मान लेते हैं कि 20 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं। कहाँ गए हैं वो लोग? कहाँ गए? बिल्कुल। और ये वो फुटेज हमें बहुत, अगर कहीं इधर उधर आपने देखी है तो बहुत कम है जी। इतने नंबर के लोग अगर रेस्क्यू हुए हैं, इनके लिए कैंप्स हैं, इनको स्कूल्स में भी कह रहे हैं कि रखा जा रहा है, और यकीनन इंतजाम किए होंगे, लेकिन जरा मनाजिर वो देखने चाहिए कि कहाँ उनको ठहराया गया है, कैंप्स हैं, स्कूल्स को खाली कराया गया है, और बहुत बड़ा एक सेटअप खाने पीने का क्या सामान है, का बच्चों को देखने का, बुजुर्गों की दवाइयाँ वगैरह। वी वांट टू सी, ताकि जरा दिल को तसल्ली हो जाए कि सब ठीक है, और इतने अच्छे इंतजाम जो हैं वो किए हैं, वो लोग उससे मुतमईन है, जरा देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल देखना चाहेंगे। तो अपने नुमाइंदों से भी हम ये कहेंगे कि अब जब नेक्स्ट हम आगे 2-4-5 दिनों के अंदर, तो जरा कैंप्स की सूरत हाल भी दिखाए ना, कि वहां पर कितने लोग हैं, कितने हजारों की तादाद में होने चाहिए। बिल्कुल। जब आप 20 लाख लोगों को, डिस्प्लेस लोगों को खाना भी देंगे और उनको अद्वियात भी देंगे, तो उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, देखना चाहिए। जी देखना चाहिए, तो हम भी जरूर देखना चाहेंगे। तो सिंध की फ्लड की सूरत हाल सिंध में क्या है, बताया जा रहा है कि 6 तारीख से 6 सितंबर से जो NDMA के नुमाइंदे थे उन्होंने बताया कि 6 सितंबर को ये हिट कर सकता है सिंध की तरफ। 6 सितंबर, अभी ये टाइम है, 3-4-5 दिन है, तो ये भी देखना होगा, इसकी हम बात करेंगे। फिर ट्रंप का जो विजिट था नवंबर में, उन्हें जाना था क्वाड इजलास में, तो वो ये बताया जा रहा है कि भाई वो इजलास में ना जाए शायद। अच्छा, ये क्या वजह, ये कहाँ होना था? अब ये होना था नवंबर में इंडिया में,
तो ट्रंप ने ये बताया जा रहा है अभी नवंबर में होना है खैर, लेकिन ट्रंप शायद ना जाए, ये खबर आ रही है। नहीं, जाना भी नहीं चाहिए। जब ऐसे ताल्लुकात हो तो जाना बनता भी नहीं, मेरा ख्याल है कि जाएंगे भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या मामला चल रहा है दोनों मुल्कों के। फिर ट्राई सीरीज है पाकिस्तान अफगानिस्तान, गुट्टी हो गई है ये तो पक्की वाली गुट्टी हो गई है। मुझे जो एक जमाने में दोस्ती होती थी, लेकिन मोदी साहब की हरकतें यही हैं कि वो सबसे दुश्मनी ले रहे हैं और अब कहीं जाते हैं ना तो बिल्कुल आइसोलेटेड कोने में ही खड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शंघाई ताउन तंजीम के मुकाबले में ज़ाहिर है कि जिसमें जापान वगैरह भी थे, तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं जा रहे हैं। अच्छा जी, ट्राई सीरीज की हम बात करेंगे। ये आप देख रही हैं, अब ये ट्रॉफी किसके हाथ आती है ये देखना होगा। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और यूएई है। हम कुछ अच्छा खेल रहे हैं दोनों मैचेस हमने हरा दिया, अफगानिस्तान को भी यूएई को भी हमने शिकस्त दे दी है। क्या बात है, वजह क्या लगती है? भाई वजह ये है कि इतनी कोई टॉप क्लास टीम थोड़ी है ये। लेकिन ये भी कि कुछ लोगों का उस टीम में इस दफा ना होना, हाँ ये भी वजह है। और कुछ यंगस्टर्स का अच्छा अच्छी खबर थी। बिल्कुल, कुछ यंगस्टर्स का अच्छा खेलना। वो कौन से यंगस्टर्स हैं? दिस इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज और एक एग्जांपल मतलब बनी है कि जी कभी-कभी कुछ लोग होते हैं वो टीम को खराब कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस को खराब कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मे भी मतलब हमने तो इस दफा ये देखा, लोग बात भी ये साहिब अयूब और हसन नवाज बेहतरीन हमें मिले दो प्लेयर्स, तो उनकी हम बात करेंगे। और फिर इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप है और शंघाई ताउन तंजीम से मुतालिक, हाँ शंघाई ताउन तंजीम से मुतालिक भी हम बताएंगे आपको। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया और जितने सरबराहान मुमलिकत थे उनसे जो उनकी मुलाकात हुई और जो बॉडी लैंग्वेज की हम बात करते हैं, पोस्चर उनका तो बड़ा यानी फ्रेंडली था जहाँ जहाँ हमने देखा। तो आज खिताब भी करेंगे वज़ीर आज़म, तो कितना इंपॉर्टेंट है शंघाई ताउन तंजीम, इसकी हम बात करेंगे। तो ये है हमारे पास आज आपको बताने को। तो सबसे पहले सैलाब से आगाज़ करते हैं शो का और आपको बताएं कि चनाब में जो हमने आपको कहा कि भारत ने जो पानी मजीद हेड बराला के ऊपर काफ़ी सूरत ख़राब हो सकती है, 8.5 लाख क्यूसेक। तो हमें ज्वाइन किया इस वक्त झंग से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन शेख ने, तो उनसे ज़रा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिल्कुल मुझे आवाज़ आ रही है जी। जुल्करनैन बताएं अभी इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है, पानी की क्या लेवल है और क्या अभी भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, जो अभी आप स्टार्ट में आप लोगों ने पॉइंट उठाया, अप्रिशिएट करूंगा कि आपने पॉइंट उठाया कि अगर 20 लाख लोग जो है वो सैलाब से मुतासर हुए हैं तो वो कहाँ है। पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँ, ये जो आपको फिगर दिया जा रहा है ना कि इतने लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया, ये आपको बताया गया। जब पानी आया है तो ये लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपने जानवर, मवेशी जो है वो देहाती का एटीएम भी वही है, जमा पूंजी भी वही है, वही उसकी जिंदगी है, वो उसको लेके उस पानी से निकलने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि लोग ये इस इलाके में रहते हैं तो ये इनको ये पता होता है कि पानी से निकलना कैसे है। आप कह रही थी ना ये लोग कहाँ पे हैं, तो इस वक्त अगर मैं झंग में मौजूद हूँ, झंग के 250 देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। तो ये लोग इस वक्त खुले आसमान के नीचे हैं और जो कुछ इनके पास खाने पीने का 1-2 दिन का सामान था तो उसमें इन्होंने गुजारा किया है। झंग में सूरत हाल ये है कि झंग जिला 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ है। दरियाए चनाब में इस वक्त 6 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो झंग से गुजर रहा है। हेड त्रिमू का जो मेन हेडवर्क्स है वहां पर इस वक्त इसकी 80% कैपेसिटी ऑलमोस्ट जो है वो यूटिलाइज हो चुकी है। और झंग के 3 अतराफ में जो पानी, अब झंग की कनेक्टिविटी सरगोदा से जो मेन शहरा है वो पानी में डूबी हुई है, उसके इर्द गिर्द मोजाजात। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये झंग सिटी, अगर मैं यहाँ से मरकजी झंग के अयूब चौक में जाऊँ तो मुझे हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे ड्राइव करते हुए, यानी कि इतना करीब है। और ये आखिरी बंद है और आप ये पीछे देख सकते हैं, ये मकानात, ये सारे वो नहीं। जुल्करनैन मुझे ये बताएं कि मरियम औरंगजेब तो बहुत ज्यादा वो कह रही थी कि तारीखी हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया ये तो, और बहुत शाबाशियां भी मिल रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से कि बेहतरीन काम हो रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि वहां पर कोई है ही नहीं रिलीफ कैंप्स वगैरह। वो हमारी यहाँ पे एक लोकल मिसाल होती है कि मैं तय कुखा आँख, तू मैं कुखा आँख, वो एक दूसरे की तारीफें करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। रेस्क्यू में आप चलें, आप देखना चाहते हैं, मैं आपने कहूँगा ये एक मेन पॉइंट है। ये रेस्क्यू की बोट है जो मैं जब से आया हूँ 8 बजे से, इसमें पानी निकाला और वो ये बैठी पड़ी है। ये मेन बोट है, उसको इंजन भी लगा हुआ है। आप तो कह रहे हैं बोट ही नहीं है, तो कैसे चलेगी? हाँ, यहाँ पे जो काम होता है वो इस तरह होता है कि जैसे अब यहाँ पर इतला है कि आज मरियम नवाज जो है वो झंग में आएंगी, तो वो झंग का रोड जो झंग शहर से त्रिमू हेड की तरफ जाता है, 18 की तरफ जाता है, वो इतने गड़े और क्या कुछ था। और रात 2 बजे हमने देखा पत्थर डर रहा है वहां पे,
वो जो 3-4 साल 5 साल से रोड टूटा हुआ है, रात 2 बजे वहां पे पत्थर डाल रहा था और हमारे मकामी नुमाइंदे कह रहे थे कि यार चले उसके आने का कोई फायदा तो हुआ। अब चले कैंप की बात करते हैं। ये बंद जो बना हुआ है, इस बंद के ऊपर जगह जगह पे हमने देखा है कि लोग चारपाइयां रख के खुले आसमान के तले रात गुजार रहे थे। रात हमने उस पर पैकेज भी किया, मवेशियों के साथ थे, उनका चारा भी नहीं मौजूद था। और ये एक पूरा हमें नेचुरल सिस्टम में बताया गया कि चले आपको 18,000 पर कायम वो खैमा बस्ती दिखाते हैं जो एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर है। अब उस खैमा बस्ती के अंदर मैं जो लाहौर से आया हूं, जो शक्ल सूरत से मकामी नहीं लगता, जिसके साथ 365 की DSNG है, उसको अंदर जाने के लिए कम से कम 5 लोगों की सिफारिश करनी पड़ी है। तो लोगों को अभी इस वक्त क्या शिकायत है, और आप उनसे जरूर कहेंगे जी वीडियोस बनाएं ताकि लोगों मतलब गवर्नमेंट तक आवाज जाए ना, क्योंकि हर जगह ही क्राइसिस है, तो शायद दे नीड टू बी हर्ड। आप उनसे कहें कि कोई वीडियो बनाएं, आप वो अपलोड करें किसी तरह, ताकि एक जरा तवज्जो उनकी लें। और मुझे सब बताएं लोगों की शिकायत इस वक्त क्या है। शिकायत तो तब होती है जब आपको कुछ मिल रहा हो और उसमें कम हो। लोगों को उम्मीद ही नहीं है। और हमारा ये हाल हो गया कि हमने जब 1-2 दिन बातें करते हैं ना, और अगर आपको कहीं पे लोग नजर आए, आप एक कैमरा लेके चलेंगे, उनको ये लगता है कि शायद हम कैमरे पे बात करेंगे तो चली जाएगी बात। लेकिन जब 2-3 दफा लोग जाते हैं और फिर एक आधा दिन हो जाता है और वो भूखे रहते हैं, अगले दिन जब आप कैमरा लेके जाते हैं तो वो आपको यकीन करें वो आपसे बात नहीं करना चाहते। नहीं जुल्करनैन, कितने लोग हैं मुझे बताएं हो, यानी एक टेंटेटिव आइडिया आपका क्या कहता है जंग में जो ये देहात मुतासिर, आपके पीछे पानी पानी है, ये देहाती है, कितने लोग मुतासिर हुए होंगे? देखें, ये टेंटेटिव आइडिया अगर गवर्नमेंट के वाली फिगर ले लिया जाए, वो कह रहे हैं कि 250 देहात हुए हैं इस पानी में चले गए। और मैं 250 देहात में एक देहात को आप मिनिमम 700 से 800 लोगों पे रखें तो तब भी आपके पास ये 18-20 हजार लोग बनते हैं। और 18-20 हजार अगर लोग खड़े हो ना, और ये 18-20 हजार लोग कोई जवान नहीं है, इनमें बच्चे भी हैं, इनमें बूढ़े भी हैं, इनमें औरतें भी हैं। और जो शुरू में आप बात कर रहे थे ना कि इनको दवाई मिल, मतलब जो सबसे बेसिक बुनियादी चीज होती है कि आपको खाना पीना मिल रहा है। अब खाना पीना उन्होंने जो कुछ उनके पास कोई आके दे जाए ठीक है, वरना उनके पास मैंने देखा कि वो एक पुरसाने हाल ही नहीं है। हमारे साथ ही आप रहे इस वक्त DGPDM में पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अली साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और अभी हमारे नुमाइंदे झंग से रिपोर्ट कर रहे थे जुल्करनैन, वो ये कह रहे हैं, खैर ये पहले हम कह दें कि एक बहुत बड़ी तबाही है ये। अगर ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एक एक आदमी तक फौरी तौर पर इमदाद पहुंच जाएगी, वो नहीं हो पाएगा। हैविंग सेड दैट, झंग में कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है सर, वहां इंतजामिया वैसे मुतारिक नहीं है जैसा होने चाहिए थी। पहले झंग से ही आगाज करते हैं बात का। जी, थैंक यू वेरी मच एंड बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमें देखना होगा कि जो झंग है वो इस वक्त वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट्स में से है, और उसकी वजह यह है कि ये वाहिद जिला है कि जिसमें कम से कम 2 जगह पे बड़े मल्टीपल ब्रीचेस किए गए और मेन जो पानी का फ्लो है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि हमें मेन जो बड़ी आबादियां हैं उनको बचाना मकसूद था। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सिर्फ बल्कि गढ़ महाराजा सिटी और बाकी मुलिका इलाके, उनको अर्बन सेंटर्स को बचाने में कामयाब हुए। यही इलाकों में ये इनंडेशन की वजह से बहुत ज्यादा वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी हुई, और आज यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं, लेकिन सर एक सेकंड सर, मुझे बताए ना कि जो हमारे मैं और नादिया तो स्टूडियो में, हमारे नुमाइंदे फील्ड पर हैं, और वो कह रहे हैं, जब आप खुद भी कह रहे हैं कि जंग सबसे ज्यादा मुतासिर है, तो वहां तो सबसे ज्यादा हमें एफर्ट्स दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि कहां कैंप्स नहीं है, कोई उनको असिस्टेंस नहीं मिल रही, कोई मेडिकल एड नहीं मिल रही, कोई खाने को नहीं पूछ रहा। ये वहां के बता रहे हैं हमें रिपोर्टर। नहीं, इसमें आज मैं आपसे फिर दोबारा वही गुजारिश करूंगा कि झंग में एक तो जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस है वो सबसे ज्यादा है। दूसरा ये कि जो ओवरऑल कार्रवाइयां हैं और जिसमें रिलीफ कैंप्स का एस्टैब्लिश होना, लोगों को वहां पे खाना और मेडिकल एंड लाइफ स्टॉक कवर फराहम करना, ये तमाम चीजों को इंश्योर किया जा रहा है। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, जरूर ये इस वक्त मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि 100% हमारी आउटरीच है और हम हर जो मुतासिर है उसको उसके घर तक या उसकी जगह तक हम इमदाद पहुंचा रहे हैं। रिलीफ कैंप्स गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिए हैं और झंग में सबसे ज्यादा टेंट सिटीज और रिलीफ कैंप्स किस जगह पे है सर, थोड़ा मुझे अगर आप बता दें झंग में किस जगह है, ताकि हमारे नुमाइंदे वहां से कवरेज करें। आप सबसे ज्यादा आप नुमाइंदे को कहें कि बिल्कुल इस वक्त पूरी इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन की टीम इनको एक और ये एक रिलीफ कैंप नहीं है, ये मल्टीपल रिलीफ कैंप्स है झंग में। मैंने जैसे पहले कहा ब्रीचेस की वजह से
बहुत ज्यादा इनंडेशन हुई है और ये मल्टीपल रिलीफ कैंप्स में। सर कहाँ है ये जो रिलीफ कैंप्स है, थोड़ी सी लोकेशन बताएं कि किस किस जगह है ताकि लोग वहां पहुंच जाएं अगर नहीं उनको पता, या हमारे रिपोर्टर को हम बताएं। जंग में टोटल इस वक्त तक 78 रिलीफ कैंप्स बना दिए गए हैं और उनकी 78 के नाम लेना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे ओवरऑल भी जरा बताइए, ये जो बात हो गई दीगर जो शहर है पंजाब के, उनमें से कौन कौन से आपके फोकस पर हैं जहां ज्यादा टीम्स आपकी काम कर रही हैं? के वाला और मसन का इलाका, इस सारे में इस वक्त पानी फैला है और यहाँ पे रिलीफ कैंप्स एस्टैब्लिश्ड हैं। जी सही है। अच्छा, और 78 जंग में हैं जो कि इनको अच्छा मुझे बताएं, अच्छा जुल्करनैन जैसे वो कह रहे हैं कि 75 के करीब कैंप्स लगे हुए हैं जंग में, और वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जंग सबसे ज्यादा मुतासिर है। बिल्कुल, और जुल्करनैन आप सर्च करके देखिए, आपको मिलेंगे। मेरा एक सिंपल सवाल है भी कर रहे हैं और आप अपनी जो टीम है इनको बिल्कुल आप कहें कि आज हम इस मैं के दौरान मैं एक सवाल दे देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप पूछिए जुल्करनैन, इनसे पूछिए। इस वक्त सैलाब में हमने देखा, खुद काटिया साहब को पता होगा कि सैलाबी पानी में सबसे ज्यादा चीज जो आती है वो सांप होता है। ठीक है, इनके किसी मेडिकल कैंप पे सांप की जो है उसके लिए वैक्सीन मौजूद है क्या? अच्छा, फिर जो सैलाब जब पानी आता है तो इस पूरे एरिया में मौजूद जो आवारा कुत्ते होते हैं वो फिर मूव करते हैं इधर। अच्छा जुल्करनैन इसमें सुने, बहस करना वैसे इस वक्त मुनासिब नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं। सर हमारा मकसद निशानदेही है, हमारा मकसद सिर्फ निशानदेही है। हम आपकी कोशिशों को अप्रिशिएट करते हैं और आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर, सिर्फ निशानदेही है ताकि लोगों तक इमदाद पहुंचे। जी, आप ना ये जैसे जुल्करनैन ने पर्टिनेंट बात की कि जो ASVs है, एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज, ये इस वक्त सबसे ज्यादा अहम होते हैं और मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूं कि हमारे पास 1.5 लाख वॉयल्स एंटी स्नेक वेनम की पंजाब में मौजूद हैं और अगर ये स्टॉक मौजूद है तो जंग के में क्यों नहीं होगा? सबसे पहली बात तो ये, अभी तक टोटल जो पूरे पंजाब से सिर्फ 28 वाइल्स कल रात तक लगी थी कि जिसमें 28 जगहों पे एंटी स्नेक की जरूरत पड़ी। हर जगह पे एंटी स्नेक वेनम मौजूद है। ये एग्जैक्ट डेटा मैं झंग का आपके साथ अभी आपकी टीम से शेयर नहीं सर, बिल्कुल हम आपकी जो कोशिशें हैं उसकी काबिल तारीफ कोशिशें हैं। सिर्फ निशानदेही हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जहां कहीं मिस अगर हो जाए तो वहां लोगों तक इमदाद पहुंचे। इसका मकसद बिल्कुल किसी सूरत क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं है सर, ठीक है? ये हम हाँ। अच्छा, मुझे बस आप ये बताएं सर, थोड़ा सा एक सवाल और, कि अभी आप क्या समझते हैं आपकी जो इस्तेदाद कार है, जितनी आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या आप इस मैग्नीट्यूड को डील करने के लिए ठीक है, यानी मुतमईन है आप, या फिर आपको मजीद भी चाहिए होंगे मामला, लोग भी चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए होगी? जी, इस वक्त ना आप ये देखें कि ये जो ओवरऑल इसका मैग्नीट्यूड है इशू का, ये तो हमारी तारीख का बड़ा ये अजियत है और तारीख का एक बड़ा कैटास्ट्रॉफी है। लेकिन आप देखें कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर तमाम महकमों के तमाम वसाइल, बाकी तमाम चीजों को एक दफा बैक बर्नर पे रख के सिर्फ और सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए कोई भी महकमा है इस वक्त जो टोटल फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो हर वो चीज कर रहा है जो सिर्फ पहले सैलाब मुतासरीन की रिलीफ के लिए जरूरी है। तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि क्योंकि इस वक्त कंटिन्यूस ना सिर्फ बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली अभी पानी आ रहा है। आप देखिए पिछले तारीख के सैलाब आता था, पानी गुजर जाता था और चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती थी। अभी वो सूरत हाल नहीं है कि सैलाब आया है और नॉर्मलाइज चीजें नहीं हो रही कि पीछे से मजीद पानी आ रहा है। इरफान साहब, वो भी एक सवाल था कि अगर मजीद और पानी आता है, भारत में पानी छोड़ता है, रेले और आते हैं या बारिशें और होती हैं, तो कैसे आप जो है मैनेज करेंगे और ये बर्दाश्त कर पाएंगे ये सारे जो हैं गाँव एरियाज? जी बिल्कुल, ये इनके लिए दुश्वारी होगी और दुश्वारी है कि इस वक्त जो रिलीफ और रेस्क्यू की एक्टिविटीज खास तौर पे नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में, ये सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, इसमें बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। तमाम पहले शीट फ्लडिंग की वजह से हर जगह पे पानी है, मजीद ऊपर से बारिश हो रही है। अगले पानी की निकासी जब कुछ हद तक हुई तो मजीद पानी ने आके दोबारा उसमें प्रॉब्लम्स को में इजाफा कर दिया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर पंजाब, पूरी इंतजामिया का कोई एहलकार इस वक्त अवाम के इस अजियत से गफलत का शिकार नहीं है। एक और चीज सर मैं आपको इस सजेस्ट करूंगा, हेल्पलाइन नंबर जब भी आप आया करें हमारे साथ तो हेल्पलाइन नंबर्स भी दिया करें ताकि वो चैनल्स भी चलाएं आपके वो नंबर्स। और अगर कोई इमदाद लेके जाना चाहता है ये भी मुझे बताएं कि कुछ लोग सोच रहे हैं अपने घर बैठे, अभी प्लान कर रहे हैं, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है
इमदाद वहां पहुंचाना चाहता है तो वो कैसे, और खासतौर पे सिंध उसका तरीका कराची क्या से होगा? बहुत लोग जो हैं वो हेल्प करना चाहते हैं, तो क्या उस वक्त रास्ते क्लियर है, उस तरफ जाएं, सेफ है, और किस तरह हेल्प कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस तरह का हमारी जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, यूएन एजेंसीज हैं, तमाम को हम असिस्ट कर रहे हैं। और तमाम इस वक्त एनजीओज, फलाही अदारे तमाम फील्ड में मौजूद है। पीडीएम में पंजाब, अब यहाँ पे बाकायदा हमारा एक एनजीओज और ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर्स का सेल है जो उनको हर तरह से रहनुमाई फराहम करता है, और वो डायरेक्ट इंटरवेंशन डिस्ट्रिक्ट्स में और वल्नरेबल एरियाज में अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं और हमारे मशवरे से भी कर सकते हैं, और पूरी तरह से इसमें असिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। DGPDM में इस वक्त हमें कुछ आखिर में आप कहेंगे? बिल्कुल आ रही है कि अली आबाद का एक इलाका है बंद के ऊपर, तकरीबन वहां पे 1800 से 2000 लोग बैठे हैं, कई फैमिलियां बैठी हैं। तो मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इनको तो यहाँ पे से कैंप किसी में मुंतकिल कर रहे हैं, ताकि हमारे तवज्जुह से ये लोग तो कम खुले आसमान के तले अब रात ना गुजारे, क्योंकि इस वक्त जंग के अंदर बादल ऊपर बन चुके हैं, और अगर ये बारिश हो गई तो फिर जो लोग किसी ऊंची जगह पर बैठे हैं उनके लिए भी वो बैठना जो है बिल्कुल मुश्किल होगा। बच्चे भी उनके साथ हैं, मवेशी भी उनके साथ हैं, तो एक मुश्किल सूरत हाल जरूर है। एक आम कल हम फिर आपको इंशाल्लाह लाइव लेंगे शो पे, तब तक आप जरूर एक तो लोग बात करें, कुछ हो सके रिकॉर्ड भी करें, एक और कीजिएगा काम के वहाँ के जो करीबी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज, मेडिकल कैंप्स चेक कीजिए कि वहाँ ये एंटी स्नेक जो वेनम है ये मौजूद है, रेबीज की वैक्सीन मौजूद है या नहीं, जरा ये चेक कर लीजिएगा। कल बहुत शुक्रिया सुल्तान, आप कुछ बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और यकीनन हमारा और आपका और राइजन शाइन का 365 का मकसद यही है कि लोगों को हमारे जरिए भी आवाज पहुंचे इंतजामिया तक, कि जिन लोगों तक रिलीफ नहीं पहुंचा उनको फौरी तौर पर पहुंचे, जैसे भी उन्होंने 200 लोगों की बात। कलेक्टिवली सब कंबाइन होके मिलके फौज को, गवर्नमेंट को, लोगों को मिलके इस क्राइसिस से जो है हमें लड़ना है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और राइज एंड शाइन में अभी हम सैलाब को ही डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेक से पहले जंग के एरिया की बात हुई और वहाँ जो लोग हैं उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी हम सोहेब क्या बात करेंगे? जैसे कि एनडीएमए ने बताया है कि अब ये सिंध को मुतासिर करेगा, 6 सितंबर तक ये कह रहे हैं कि सिंध तक पहुंचेगा। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने महकमा आबपाशी को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत की है, और उन्होंने वाज़ेह किया है कि 9 लाख क्यूसिक का रेला भी आया तो कच्चा जो है वो डूब जाएगा, कच्चे का इलाका पूरा, और कोशिश होगी कि कहीं भी बंद ना टूटे और लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह हो। कैपेसिटी तो गुड्डू बैराज की 12 लाख के करीब थी ना, लेकिन देखें ना कि बहुत से इलाके ऐसे हैं ना, ये पीडीएमए से हम पूछते हैं, और हमारे साथ मौजूद है डीजी पीडीएमए सिंध सलमान शाह साहब, उनसे पूछते हैं हम। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर मुझे बताइएगा कि जैसे बताया जा रहा है कि 6 तारीख तक ये रेला सिंध में दाखिल हो जाएगा, तो इसको लेकर सिंध के इक़दाम क्या है, पीडीएमए के इक़दाम क्या है, फिर और भी सवाल आपसे। जी देखिए, काफी चीजें तो सीएम साहब ने कल जो है अपने प्रेस ब्रीफिंग में और मीडिया इंटरेक्शन में क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें ये उसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो जो रिलीफ कैंप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो तमाम कच्चे में रहने वाले गुड्डू से लेके नीचे समंदर तक, उन सब रिलीफ कैंप्स में जो बेसिक 3 चीजें होती हैं, उन 3 चीजों के प्रोविजन का इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ जगह पे किए जा चुके हैं, जहाँ जहाँ पे जैसे आबादी का इनखला होता जा रहा है वहाँ पे उन चीज़ों को इंश्योर किया जा रहा है कि वो चीज़ें हों। एक है उनकी अपनी, उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करना कि जिसमें आराम से रह सकें, उनको खाने पीने का इंतजाम करना, दूसरा उनकी हेल्थ फैसिलिटी का ख्याल रखना, और तीसरा उनके जो लाइफ स्टॉक वो अपने साथ आते हैं उनके लिए जो है मुनासिब बंदोबस्त। ये हमारी प्रायोरिटी जो इस वक्त है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, वो बिसाइड वो जो इरिगेशन नेटवर्क को संभालना, उसके साथ साथ उससे ज़्यादा बल्कि वो इस चीज़ की है कि किसी किस्म का जानी या उनके माल मवेशी का नुकसान ना हो, और उसी को इन्फोर्स करने के लिए पूरी हुकूमत से इस वक्त मुतहर्रिक है, हमारे मिनिस्टर से लेके डाउन टू द रेवेन्यू, और जो हमारे पहुँचने के नीचे से नीचे वाला अमला होता है वो फील्ड में मौजूद है। अच्छा, तो आपने क्या लोगों को अभी से ही तैयार कर दिया है कि वो रीलोकेशन की तैयारी करें, या अभी इतना खतरा नहीं है? और कितना पानी जो है आपको लगता है कि इसकी लेवल क्या होगी? देखिए जी, पानी का जो खतरा है ना वो तो 9 लाख क्यूसिक के करीब जो है वो आएगा, लेकिन हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सुपर फ्लड की कर रहे हैं।
सुपर फ्लड हम कहते हैं 9 लाख से ऊपर वाला, लेकिन बहरकैफ इसलिए कि 9 लाख तक भी हमारा पूरा कच्चा डूब जाएगा। कच्चा जब डूबेगा, जो उसकी एंटायर पॉपुलेशन है जो कि तकरीबन 1.65 मिलियन बनती है, उसको इवैक्यूएट होना है। और उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमने सारे भी जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, जो हमारे जो लोकल जो वहाँ के नोटेबल्स हैं, जो वहाँ पे जिनका इंफ्लुएंस होता है, उनके ज़रिए उनको कन्विंस करना, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, और जो प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी उनको इतलात की जा रही है। जो रेवेन्यू स्टाफ भी जाके उन सबको मुतला कर रहा है, जिन जिन का हमारे पास डाटा बैंक मौजूद है, उनको SMS के ज़रिए भी जो है हम इतला करने की आज से जो है वो हमने तैयारी कर ली है। आज या कल से जो सिचुएशन को देखते हुए हम उनको उसके जरिए भी इतला देंगे। और सर, लाखों की तादाद में जैसे आपने कहा मुतासर हो सकते हैं, तो आपने जो रिलोकेट करने की नादिया ने बात की, तो क्या उन्हीं आबादियों के करीब कोई ऐसी ऊपर ऊंची जगह है जहां पर रिलीफ कैंप्स लगाए हैं, या फिर शहरों में जाकर आपने रिलीफ कैंप्स लगाए हैं कि वहाँ फौरी तौर पर उनको मुंतकिल किया जाए और उन्हें खाने पीने की अशिया और दीगर ज़रूरी सामान ऑलरेडी यानी वहाँ मैसर हो, पहले ही आपने रखा हुआ इंतजाम किया? जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हमारे रिलीफ कैंप्स है तो पूरे सिंध में आइडेंटिफाइड है, जियो टैग्ड है कि कहाँ कहाँ पे किसी भी मुसीबत के सूरत में लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है। वो टोटल तकरीबन 2000 रिलीफ कैंप्स है। लेकिन अगर हम सिर्फ इन मखसूस अजला की बात करें जिसपे अभी हम फोकस है हमारा, वहाँ पे टोटल तकरीबन 948 टू बी वेरी प्रिसाइज रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाइड, जियो टैग कितनी कैपेसिटी है। और कौन कौन से अजला है सर? ये अजला कौन कौन से हैं? 15 लगते हैं पूरे सिंध में। अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करें तो घोटकी, उसके बाद अखर, फिर खैरपुर, फिर ऊपर जो है कश्मोर, शिकागो, लाड़काना, फिर लेफ्ट बैंक पे आप आए तो नौशेरा फिरोज, शहीद बेनजीराबाद, हैदराबाद, पंडो मोहम्मद खान, सिजावल, और राइट बैंक की अगर बात करें तो दादू, जामशोरो, और फिर उसके बाद जो है वो ठट्टा। ये टोटल 15 अजला बनते हैं। इन 15 अजला के अंदर एक 167 यूनियन काउंसिल्स है जो कि मुतासर होंगी। उन यूनियन काउंसिल की जो टोटल आबादी बनती है वो 16,35,000 के करीब बनती है। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप मार्जिन ऑफ एरर हमें दीजिएगा कि 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। जी, तो सलमान साहब, आपको क्या चैलेंजेस आपको लग रहा है कि आपके ऊपर आएंगे, क्या फेस करना पड़ेगा आपके लिए मोस्ट चैलेंजिंग? क्योंकि पंजाब में तो तबाहियां हमने देखी हैं, लेकिन सिंध को जिस तरह की यहाँ की टेरेन है, यहाँ के जो लोग हैं, जैसे यहाँ घर बने हुए हैं, कच्चे हैं, कितने कच्चे, कितने देहात हैं, तो आपके लिए कोई अलग चैलेंजेस क्या होंगे सबसे ज्यादा? ये अलग चैलेंजेस तो ऐसा मैं नहीं समझना। पंजाब के साथ आप कंपेयर करें तो पंजाब में जो है वो सेटल्ड एरियाज हमारे जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि वहाँ के दरिया छोटे हैं और वो दरिया जो है वो बहुत कम, कभी कभार उनमें पानी आता है तो वहाँ पे आबादियाँ साथ साथ होती जा रही हैं। प्लस उनके जो हेडवर्क हैं या उनके जो वाटर के जो नेटवर्क है उनकी कैपेसिटी कम है एज कम्पेयर टू सिंध। सिंध की जो अल्हम्दुलिल्लाह डिजाइन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। वहाँ पे वो तो ब्रीचेस करके जो मैन मेड ब्रीचेस होते हैं वो करके और जो है पानी को डाइवर्ट कर लेते हैं अपने हेडवर्क को, अपने बिराजिस को बचाने के लिए। हमने इसीलिए अपने बिराजिस की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा रखा हुआ है। इस वक्त भी जो हमारे नॉर्थ के दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी बिराजिस है, उनकी कैपेसिटी 12 लाख तक है। तो इंशाल्लाह ताला अगर 12 लाख तक का भी क्यूसिक आया तो वो क्यूसिक का रेला आया तो वो उसके अंदर ही रहेगा। यानी दरियाओं पे वो जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। लेकिन ये कि सर फार फ्लंग एरियाज होते हैं, देहात में, कच्चे के इलाकों में ज्यादा मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक आपने रेस्क्यू करना है लोगों को। वो चीज कर सकते हैं इसी हद तक। वो ये है कि अगर पब्लिक की एक वो आवाम की, और ये हर इंसान की होती है कि इसमें किसी को इससे दोषी नहीं ठहराते, वो तब तक नहीं निकलता है जब तक उसको सर पे नहीं पड़ जाती। वो देखता है कि हाँ अभी ये इनविटेबल है, उस वक्त तक वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने माल मवेशी के सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है कि मैं अपने घर में ही रहूं। अपने घर में रहने का हर इंसान का है कि मैं नहीं डिस्टर्ब होना चाहता जब तक उसको लगता है कि सामने अभी सर पे जो है वो पानी आ गया है। तो वो चैलेंज अभी हम जो है हमारे मद्देनजर है, और उसी के लिए फिर हमने उनको फोर्स इवैक्यूएशन का भी हमारा बड़ा प्लान क्लियर है कि जैसे पंजर से पानी हमें क्लियरिटी हो जाएगी 100% पंजर से पानी क्रॉस करेगा तो वो 2 दिन होंगे। तो अकॉर्डिंगली हम नॉर्थ से जो है वो फोर्स इवैक्यूएशन शुरू कर देंगे। फोर्स इवैक्यूएशन यानी कि पुलिस को और जो है वो लोकल इंतजामिया इसमें हेल्प करेगी। लोकल इंतजामिया वो सारे उनको जबरदस्ती निकालेंगे। फिर भी तो खुदा न खासा कुछ 2-4 लोग या कुछ लोग रह गए
ऑक्सीजन को ना निकाल सके तो हम उनको जो है फिर वो उनके रेस्क्यू का भी इंतजाम किया कर दिया गया है, ताकि अगर खुदा खासा ऐसी सिचुएशन बनती है तो उनको फिर फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए। इसके लिए टोटल हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 192 जो बोट है वो मोबिलाइज कर दिया रेस्क्यू पर्पज के लिए। सही है। देखिए पहाड़ों से सिलसिला पानी का शुरू हुआ, समंदर तक जाएगा, तो ये आपको लगता है कितने दिनों में सर ये पानी क्लियर हो जाएगा और ये कि फिर उसके बाद जो है लोगों की लाइफ थोड़ी सी मामूल पे आए, बिल्कुल उनका फिर नुकसान का पता चले, उनके दोबारा घर जो है वो बिल्ड होना शुरू हो, कितने दिनों में आप देख रहे हैं कि चीजें थोड़ा नॉर्मल की तरफ आएंगी? जैसे कि ये भी 2-3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और उनमें से एक फैक्टर तो ये है कि पानी जो है वो पीछे बारिशें कितनी हो रही हैं। जो मेन रहना है जनरली वो 2 से 3 दिन में वहाँ से गुजर जाता है, अनटिल अनलेस के वो जो बारिश है वो कंटिन्यू ना हो और पीछे से रेले का वो जो है प्रेशर पानी का और ना आता रहे। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि क्योंकि इस वक्त जो है वो नॉर्थ में बारिशें चल रही हैं, तो इस प्रकार वो प्रोग्राम होंगे 7 से 8 दिन हो सकता है या इससे भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, ये डिपेंड करता है आगे सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। और ये सर सक्खर और खैरपुर की जो आपने बात की है, कश्मीर की भी, घुट की, तो ये तो शहरी आबादी भी ज़ाहिर इसमें है, देहात तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ शहरी आबादी भी मुतासिर हो सकती है ना? नहीं जी, शहरी आबादी का बिल्कुल भी नहीं। शहरी आबादी में रहने वाले लोगों को बिल्कुल ये आपके तवज्जुह से मैं बिल्कुल ये क्लियर करूंगा कि जो है शहरी आबादी हमारे सेटल्ड एरिया जो है उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, और ना ही उसमें उनको पैनिक में आने की जरूरत है, ना ही घबराने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि शहरी आबादियां जो है वो बंदों से बाहर हैं। हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न यहाँ होना चाहिए हमारा, यहाँ जो पब्लिक कच्चे में रहती है, कच्चे से मुराद वो इलाका है जो कि दोनों बंदों के दरमियान दरिया के दोनों साइडों से रहते हैं। तो उनको इन अजला के वो लोग जो कि शहरों में रहते हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। हमारी हुकूमत यानी ये हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारी थोड़ी सी जो रेजिडेंशियल प्लानिंग बेहतर है जी, कि हम लोग बिल्कुल जो है। अच्छा सर, ये कहाँ, ये समुंदर में जब ये पानी मिलेगा ये कौन सा पॉइंट होगा? जी, एक फटा सजावल के बीच में जो हमारा क्रीक एरिया है, अच्छा, वो जो इंडस डेल्टा जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे पानी समुद्र में गिरता है, इसमें हमारे 2 अजला लगते हैं, फटा और सजावल, एक राइट से एक लेफ्ट से। तो वहाँ पे पानी जो है वो समंदर में गिरेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। डीजी पीजीएब सिंध सलमान शाह साहब हमारे साथ हैं और वो हमें बता रहे थे कि किन किन अजला में उन्होंने रेस्क्यू के लिए भरपूर इंतजाम किए हुए हैं। और शहरी आबादियों से मुतालिक, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछ रहे थे इन इलाकों में जो रहते हैं कि क्या पानी हमारी, लेकिन उन्होंने कहा कि शहरी आबादी सेटल्ड एरियाज में नहीं आएगा, कच्चे के जो देहात है वो मुतासर होंगे, और उसको लेकर उनकी हिकमत अमली उन्होंने बना लिया। रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए हैं, मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए हैं, बोट्स वगैरह भी हो गई है। जिला इंतजामिया के साथ मिलकर इन इलाकों की पीजीएम में काम कर रहे हैं। सुहेब, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास समुंदर है, क्योंकि जो मैंने कहा ना, पहाड़ों से सिलसिला शुरू हुआ, होते होते उसने कहीं जाना है, उसने जो अपना जोर उसका टूटना है वो है जब ये समुंदर में फाइनली ये पानी जाएगा। इमेजिन अगर हमारे पास समुंदर ना होता, चलो हाँ वैसे वो तो वाकई, लेकिन सोचो अगर खुदा न खास्ता समुंदर ना होता, इस पानी ने किसी और मुल्क में जाके फिर वहां तबाहियां करनी, तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि हमारे पास समुंदर है। और एक वो बात, लेकिन जो नहीं है, बारिशों की सूरत जो वो कम नहीं हो रही है ना, बारिश डैम होने जरूरी है, वो वाली बात। समुंदर तो है लेकिन डैम्स की बहुत अशद जरूरी है, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड। ये सबसे बड़ा सबक जो हमने हासिल किया है वो यही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, और भी बातें होंगी। स्टे विद अस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक और चीज़ जिसमें पाकिस्तान बड़ा अभी पेश है और बड़ी तारीफें भी होती हैं हमारी कि हम ताल्लुकात बड़े अच्छे अपने बना के रखते हैं सारी दुनिया से, बड़ी अच्छी पीआर है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। बिल्कुल, दो मुल्क एक दूसरे के दुश्मन भी है ना, उन दोनों से भी हमारे ताल्लुकात हैं। ये बात, ये कमाल है, ये कमाल है हमारा। ये मैं जनाब शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे हुए हैं, और अभी तो साइडलाइंस पर मुलाकातें भी उनकी होनी है, और उनका जो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, चीन से दोस्ती तो हमारी मिसाली है, ज़बरदस्त तरीके से रेड कार्पेट, और बच्चे भी पहुंचे थे वहाँ, वो मनाज़िर अगर हमारे पास हैं तो हम वो दिखाएंगे। फिर वहाँ रशियन प्रेसिडेंट भी पहुंचे हैं, व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात, मुसाफा भी उन्होंने किया है,
और काफी ज्यादा एक अच्छे माहौल में ये और आप जो फुटेज नजर आ देखिए रहा है ना, जो बॉडी कि लैंग्वेज ताल्लुकात है बहुत जबरदस्त। वो उसमें सबकी कितनी रिस्पेक्ट है फॉर पाकिस्तान और हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और बड़े एक मुस्कुराते हुए और बड़े एक अच्छे माहौल में जो है बिल्कुल ना ऐसे ही तो खैर नजर आ रहा रस्मी है। ये मुलाकातें अभी हुई हैं। आज वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खिताब करेंगे और इस खित्ते में और ये इस रीजन में जो ममालिक है जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात होगी, क्लाइमेट चेंज की बात होगी, ट्रेड की बात होगी और इस खित्ते को कैसे मुश्तरका तौर पर तरक्की की जाए, ये सब बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्वाड इजलास जो नवंबर में होने वाला है भारत में, तो उससे खबरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। अच्छा, वो भारत में होना है इजलास? भारत में अच्छा, होना है अच्छा, बिल्कुल वो अच्छा, इजलास, और उसमें हमारे समझो इस यानी शंघाई ताउन तंजीम या फिर इसके एक ऑपोजिट समझो एक इजलास समझा जाता है, इसमें जापान भी है और दीगर ममालिक भी हैं। तो टैरिफ के मामला 50% टैरिफ उन पर लगा दिया है। नहीं, ट्रंप का जाना बनता भी नहीं। अच्छा, जर्मन अखबार ये इंकशाफ कर रहा है कि अमेरिकी सदर ने भारतीय वजीर आजम से हालिया अरसे में 4 मरतबा फोन पर बात करने की कोशिश की है। ये जंग के दिनों में, सीज फायर के दिनों ये की जर्मन बात है? अखबार बता रहे कि उन दिनों के बाद से अभी तक। अच्छा। तो नजरअंदाज किया है नरेंद्र मोदी ने उन फोन कॉल्स को, ओके। और इसको एहतियात समझा जा रहा है या फिर नाराजी समझा जा रहा है। तो इन मामलात पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल मशरकी साहब ने, IR एक्सपर्ट है। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल ये शुरुआत ही हामिद साहब ये इन फोन कॉल से करेंगे। जी देखिए, बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी के दरमियान जो दूरियां आई हैं उसके अंदर ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की नाराजगी शामिल है, बल्कि उसके अंदर मैं समझता हूँ मोदी का और उनकी गवर्नमेंट का वो ढीठपन शामिल है, जिसके तहत वो ना तो ये मान रहे हैं कि उनके तैयारे गिरे, पाकिस्तान ने उनको बदतरीन शिकस्त दी, ना ही मोदी सरकार ये मान रही है कि उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने सीज फायर किया। तो इस बिना के ऊपर जो ट्रंप इंतजामिया और प्रेसिडेंट ट्रंप है खुसूसी तौर पर, वो भी बड़े नाना और नाराज हैं। और इसी के ऊपर ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्वाड के अंदर जो इजलास होना था दिल्ली में, उसमें अपना जो है वो आना कैंसिल कर दिया है। और ये एक बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए, जहां टैरिफ के ऊपर इनको बहुत बड़ा धचका लगा, जिसके नतीजे में इकोनॉमिकली कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं इंडिया में और उनको नई मार्केट देखनी पड़ रही है और एक बहुत बड़े रिसेशन से गुजरने का खतरा है इंडिया की इकोनॉमी को। तीसरी बात यह है कि ये ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी बनती है, वो ये कि पाकिस्तान ने जंग ना तो शुरू की और पाकिस्तान ने अपनी फतह के नोट के ऊपर जंग खत्म की। और तीसरी बात ये कि अगर हम पूरी खित्ते की सूरत हाल देखें नादिया, तो यहाँ पर जिस तरह SCO के अंदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया गया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, और जो बॉडी लैंग्वेज है नरेंद्र मोदी की, एक हारे हुए शख्स के अलावा कुछ नहीं। अजीत दोवल उनके साथ गए हैं और वो इस बार उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, जिस तरह उनके जयशंकर और अजीत दोवल पूरी दुनिया में वो जो कहते थे हम आंखों से और मुस्कुराहट से और उससे हम अपनी डिप्लोमेसी करते हैं, इस बार वो कोई चीज नजर नहीं आ रही। जबकि उसके मुकाबले पर ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर है, पाकिस्तान रशिया ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इनको कोई लग रहा है इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा नरेंद्र मोदी को इस समिट में, कोई भी नहीं, नोबडी इज बॉदर्ड, आइसोलेटेड, अकेले से लग रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। और हारे हुए शख्स के साथ, और वो शख्स जो डीठ हो, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अलावा कोई बात ना करता हो, जिसने अपने हमसायों से ताल्लुकात खराब किए हों, खाली पाकिस्तान की बात नहीं, आप देखिए उसके बांग्लादेश से ताल्लुकात, भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका से, तमाम ममालिक से बिगाड़ है। और खुद इंडिया के अंदर इंटरनली राहुल गांधी ने जिस तरह और कांग्रेस ने जिस तरह असल चेहरा दिखाया है मोदी का, और इलेक्शन में धांधली की बात की है, फिर उसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में जिस अंदाज में ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन किया है, वो इनके मुंह पर एक तमाचे के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात समझनी की है, वो ये कि पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जहां पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से टैरिफ में बहुत रियायत मिली हुई है, इसके नतीजे में मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में पूरी बिजनेस एक्टिविटी, बहुत तेजी से बिजनेस कम्युनिटी में एक्टिविटी है, वो चाह रहे हैं मैक्सिमम इसका फायदा उठाया जाए और वो प्रोडक्ट जो सिर्फ इंडिया से जाती थी उनका अल्टरनेट पाकिस्तान से पेश किया जाए। और यही वो सफारती कामयाबी होती है जो मुआशी मजबूती और मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद रखती है। जी अच्छा, मुझे बताएं कि त्यानजन में मोदी भी हैं और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी हैं, और ये पाक भारत जो टेंशन थी उसके बाद ये पहला दोनों का एक्सपीरियंस, यानी दोनों एक जगह पर मौजूद हैं। क्या कोई मुलाकात, मुख्तसर कोई ऐसी मुलाकात आप समझ में एक्सपेक्ट कर रहे हो सकती है?
देखिए, इसके ऊपर मेरी बात हुई एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से फॉरेन ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि खुद चाइना की बहुत कोशिश है कि किसी न किसी तरह कोई मुसाफिया करवाया जाए और चंद मिनट की एक मुलाकात कराई जाए, जिसके नतीजे में खित्ते के अंदर टेंशन्स कम हो। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि चाइना हर हालत में चाहता है कि जिस तरह आपको पता है कि ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है, ये दुनिया की 44% आबादी पर मुश्तमिल मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है। ये दुनिया की 1/3 से ज्यादा दौलत इन इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर ममालिक के पास है। और एससीओ कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया की 3 बड़ी एटमी ताकतें हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, और उसके अलावा ईरान और बाकी जो हैं। उस हवाले से ये खित्ते की मजबूत और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसके ममालिक के दरमियान ताउन और कोई बेहतर ताल्लुकात रहते हैं तो एशिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो इस हवाले से चाइना की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बिठाकर कोई हाईएस्ट लेवल के डायलॉग दोबारा शुरू कराए जाएं, ताकि वो जो जंगी जुनून है मोदी का, उसको खत्म करके दोबारा से अमन की बात की जाए। लेकिन सिंध तास मुआहदा और कश्मीर के मसले के बगैर अब कोई क्वेश्चन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि कोई बड़ी नहीं। तो मिजाज क्या लगता है, क्या माहौल क्या है नई दिल्ली का और वहाँ ब्यूरोक्रेसी और ये क्या देखिए, मैं अजीत डोभाल के होते हुए, अमित शाह के होते हुए, जयशंकर के होते हुए, आदित्यनाथ योगी के होते हुए मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई इसकी पॉलिसी में तब्दीली आएगी। मोदी की खुद अपनी जहनीत जो है वो बड़ी हिंदुत्वा है, लेकिन चूंकि प्रेशर है और जिस अंदाज में अमेरिका ने आइसोलेट किया है इंडिया को, इंडिया के पास चाइना से दोस्ती के अलावा चॉइस कोई नहीं, और चाइना ने एक अंदाज से ये शर्त रख दी है गैर इलानिया तौर पर कि पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करें तो हमारी आपकी दोस्ती जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगी। सो मैं इसको 50-50 से ज्यादा चांसेस नहीं कहता कि कोई मुलाकात। ये स्टेप ही बड़ा मुश्किल है। हामिद साहब, मैं इनका मीडिया भी कभी देखती हूँ शोज, तो दो बातें उसमें मुझे नजर आती हैं और आप बेस्ट उसका जवाब भी दे सकते हैं। एक तो ये कि जब वो शोज करते हैं अपने, तो ट्रंप के लिए बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बहुत बुरे। और दूसरा ये एक परसेप्शन वो देना चाह रहे हैं कि जी चाइना हमसे ताल्लुकात बनाना चाह रहा है और हम जो है करीब आ रहे हैं इंडिया और चाइना। ये एक परसेप्शन वो अपने लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि जी हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा उनकी तरफ से झुकाव हो रहा है कि थोड़ा सा हम जो है ना, बिल्कुल ये दोनों चीजें साथ साथ डिस्कस होती हैं ज्यादातर शोज में कि नहीं देखिए अब जरूरत है तो हम लोग अब ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, चाइना बड़ा अच्छा हमें वेलकम कर रहा है। ये दो परसेप्शन, एक तो बदतमीजी, ऊपर से ये। बिल्कुल नादिया, आपको पता है मैं बड़ा रेगुलर इंडियन चैनल्स को पे खुद भी जाता हूं और मैं उनकी जो पैंतरे बदलने की जो आदत है उसके मीडिया की, वो बड़ी क्लोजली देखता हूं। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो उनको खुद इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि वो अमेरिका, वो इसराइल, वो ब्लॉक जिसके साथ वो इतने सालों से थे, जिसके वो गुण गाते थे, जिसकी बिना पे वो पाकिस्तान को, हम पंजाबी में कहते हैं, तड़ियां लगाते थे, आज उस ब्लॉक से वो हटे हैं। तो अब वो उस ब्लॉक में आना चाह रहे हैं जो चाइना के साथ है। और चाइना की तरफ से कोई ऐसे नहीं कि चाइना की कोई मजबूरी हो, चाइना ये इंडिया को ऑप्शन दे रहा है, फैसिलिटेट करना चाह रहा है कि अगर खित्ते के मसाइल हल कर लो, अगर वो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि अगर आप अपनी औकात में आ जाएं तो फिर चाइना, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है कि आप हमारे साथ मिलकर तरक्की करें। आप हमारे जो BRI इनिशिएटिव है, ओबोर इनिशिएटिव है, CPEC इनिशिएटिव है, आप जितनी भी ट्रांजिट और ट्रेड के इनिशिएटिव्स हैं, हमें इंडिया को साथ लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक कश्मीर और सिंध तास में जो नया मसला खड़ा। तो सर मुझे बताएं कि आज के खिताब में आप ये देख रहे हैं, और जैसे आपने खुद ही कहा कि चाइना ये कोशिश कर रहा है कि खित्ते के ममालिक, और इस खित्ते में तो सबसे बड़ी टेंशन ही कश्मीर है ना, पाक भारत मामला है, तो आप खिताब मुमकिन तौर पर क्या देख रहे हैं? क्लाइमेट पर तो फोकस होगा, ट्रेड पर होगा, कश्मीर की क्या बात होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? मेरा ख्याल ये है कि चूंकि ये मुआशी और इक्तिसादी ताउन का एक इजलास है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जरूर कश्मीर समेत खित्ते के तमाम मसाइल का एक ब्रीफ सा जिक्र जरूर करेंगे कि जी अगर इस खित्ते में आपको मुआशी तरक्की चाहिए, इक्तिसादी तरक्की चाहिए और बाकी दुनिया से मुकाबला करना है तो इस खित्ते के मसाइल को हल करना होगा। और उसके अंदर फिर लाजमी बात है कि मेरा ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ साहब सिंध तास मुआहिदा और कश्मीर समेत दीगर भी मसाइल पर बात करेंगे, और एक तरह से हम खुले दिल से ऑफर करेंगे कि अगर आप अमन के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो हम 2 हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हैं, अगर आप 1 कदम आगे चलेंगे। मकसद ये है कि चाइना की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि हमने जंग में भी पाकिस्तान का साथ दिया, हम अमन में भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये नहीं हो सकता
सकता ये जो आप अभी नादिया ने बड़ी अच्छी बात की ना कि जी इंडियन चैनल्स क्या करते हैं, इंडियन चैनल्स के कहने से चाइना अपनी दोस्ती का अंदाज या मेयार नहीं बदलेगा, बल्कि एक क्लियर मैसेज जाएगा कि जी आप इंडिया हमारा दोस्त बन सकता है, लेकिन वो दोस्ती पाकिस्तान से ऊपर नहीं होगी, वो बिल्कुल। पाकिस्तान से और वो यही शोज में से बता रहे होते हैं कि भाई चाइना इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान, उनका झुकाव हमारी तरफ है। हालांकि आप जो डिस्प्यूट चाइना और भारत के ओवर लैंड है वो तो है ना, अभी भी का है, वो तो है। तो ये इंडिया को ये भी कैसे हजम होगा कि जिस तरह कश्मीर को उन्होंने आजाद करना है, इसी तरह चाइना ने जो अपना लैंड है वो उनसे लेना है। देखिए नादिया, आधे से ज्यादा लैंड जो है गलवान का जो वादी थी, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर वो जो चिकन नेक का जो एरिया है, उसमें से बहुत ज्यादा कंट्रोल तो ऑलरेडी चाइना ने ले लिया हुआ है। खुद मोदी ने अपनी आवाम से छुपाया हुआ है कि कितने हजार मुरब्बा किलोमीटर इलाका जो है वो चाइना अब हासिल कर चुका है और बाकी भी लेगा, और इसके बगैर चाइना कंप्रोमाइज नहीं करेगा। फिर तिब्बत का मसला है, फिर दलाई लामा का मसला है। सो इस हवाले से इंडिया को बड़ी भारी कीमत भी देनी पड़ेगी अगर वो चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है, और खुद उनकी आवाम के सामने मोदी क्या जवाब देगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हकायक जो हैं वो मोदी सरकार अपनी आवाम से छुपा रही है, और उनका मीडिया जो है वो शाना बशाना मोदी मीडिया बनकर मोदी का साथ दे रहा है, वरना हकीकत ये है कि बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करके घुटनों पे आकर इंडिया जो है वो चाइना से रवाबत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इतना अच्छा बोलते हैं, इतना सीखने को मिलता है। बट वाकई इनका अगर आप मीडिया, हमने तो देखा इंडियन मीडिया को ड्यूरिंग वॉर, दुनिया ने देखा कि कितने इनकी कार्टून रिपोर्टिंग और कितना झूठ था। बट आप ये ना समझें कि ये खत्म हो गया। नॉर्मल डेज में भी जो उनकी रिपोर्टिंग और उनके शोज और उनके एंकर्स इतने जबरदस्त ग्रामर और ये ऐसे स्टाइल से अंग्रेजी अल्फाज को यूज करके जो अपनी रिपोर्टिंग और रिपोर्ट्स बनाते हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन झूठ से भरी होती है, कोई ताल्लुक नहीं होता, ड्रामे से भरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। शंघाई ताउन तंजीम में वजीर आजम या मोहम्मद शहबाज शरीफ का क्या खिताब होता है, कंटेंट क्या होता है उनका, नरेंद्र मोदी क्या खिताब करते हैं, और क्या मुलाकात कोई होती है, मुख्तसर मुलाकात या नहीं, सबकी नजरें इस पर हैं, सारे जर्नलिस्ट देख रहे हैं। लेकिन क्या बॉलीवुड की फिल्में होंगी जो उनके आप न्यूज शोज देखें और जो वहां एक्टिंग चल रही होती है, आपकी सोच है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ देर पहले जब हम सैलाब की बात कर रहे थे सुहेब, तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे रिपोर्टर ने बताई, हमने उससे पूछी भी कि ये जो जब सैलाब आता है तो इसके साथ बहुत सारे सांप जो हैं वो भी पानी में आते हैं। अब जंग की अगर हम बात करें तो पास में रेगिस्तान है, ठीक है, डेजर्ट है, और उसमें कितने सारे स्नेक्स हैं। वो अब पानी में उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे इंसान अपनी जान बचाता है वैसे जानवर भी अपनी जान बचाते हैं, और वो भी निकलने की वहाँ से कोशिश करते हैं कि ड्राई लैंड की तरफ जाएं, लेकिन उनके लिए इतना मुश्किल है। पानी में वो जिंदा रहते भी हैं, काटते भी हैं, पैनिक भी होते हैं, और उसमें उसी पानी में लोगों का चल के जाना, बच्चों का चल के जाना, ये बड़ी खतरनाक बात है। और इसके लिए हम ये कह रहे थे कि वैक्सीन होनी चाहिए, जिन जिन जगहों पर आपने कैंप्स लगाए हैं वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने सही निशानदेही की है कि एक बड़ा एक चैलेंज है, एक और चैलेंज है, यानी पानी इटसेल्फ, घर का पानी में बह जाना, सामान का बह जाना, अपने पास कोई अशिया ज़रूरिया ना होना, उसके साथ ये हादसात भी। अच्छा, और फिर ये क्या कि ड्राई लैंड में तो समझ आता है कि भाई ये पॉइजनस स्नेक था या नहीं था, तो चलो भाई आपको तसल्ली होती है। पानी में तो पता ही नहीं कि किस चीज ने काटा है, कैसे काटा है, उसका क्या, इसके लिए वैक्सीनेशन चाहिए नहीं चाहिए, कुछ पता नहीं। फिर इसके अलावा घरों में दाखिल हो रहे हैं सांप, और ये आगे भी सिलसिला चलेगा जब तक पानी खत्म नहीं हो जाता। वो घरों में दाखिल होंगे, घरों में जो जगह है छुपी हुई होती हैं, डार्क प्लेसेस, वहां छुप जाएंगे, तो आगे अभी तो पता नहीं कितने और ऐसे मसले आए। फिर ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो भी अपनी जानें बचा रहे हैं, उसमें से कितनों को रेबीज हो हमें नहीं मालूम। तो ये प्लीज मेरे ख्याल में उनको ये भी इंफॉर्मेशन और अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए कि सांप के काटने से बचें। पानी में अगर चलें तो आपके पास एक स्टिक जरूर हो, ताकि अगर वो आसपास कहीं हो तो पैनिक में वो निकल जाए आपके रास्ते से, और फौरन आपने किस हॉस्पिटल में जाना है। अगर आप, अच्छा, बच्चों को तो बिल्कुल चलने ना दें, बच्चों को उठा के आप जो है पार करवाएं। बहुत ही मुश्किल इस वक्त सूरत हाल है, बड़ा ये चैलेंज है, बड़ा सीरियस इशू है। स्नेक बाइट इज लीथल। हम बिल्कुल बात करते रहेंगे शो में, जरा हमें आगे बढ़ना है और हमें क्रिकेट की अब बात करनी है।
एशिया कप भी शुरू होने वाला है और लोग मुंतजिर हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या होती है। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज हो रही है और उसमें पाकिस्तान ने अभी तक तो अच्छा खेल रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी शिकस्त दी जी। टीम ने धूम मचा दी है भैया, धूम मचाने का मुझे जरा एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ, क्या पता होना क्या हुआ मैच में। धूम मचा दी, किसी के लिए ये कि भाई अभी छोटी टीम से मुकाबला है, अभी देखना पड़ेगा, रियल टेस्ट अभी आना है। बी पॉजिटिव, जरा थोड़ा सा अच्छा तारीफें कर ही दो, बच्चे जीते हैं, देखो मैं खुल की तारीफ करो, ये बात मुझे पसंद है। अफगानिस्तान को हमने खैर हराया, बहुत अच्छी टीम है अफगानिस्तान, T20 की बेहतरीन टीम है, तो हमने अफगानिस्तान को शिकस्त दी और इसके साथ साथ हमने यूएई को भी शिकस्त दी। लेकिन जीत मैटर करती है, किससे जीते हैं वो बात नहीं है, बात ये कि जीत गए। अच्छा, क्या आपको क्या वजह लगती है, इतना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, खुद भी क्रिकेटर है। वजह ये है कि पाकिस्तान ने एक तो जो चेंजिंग्स की हैं, यंगस्टर्स जो खिलाए हैं, जो नए लड़के खिलाए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, यानी वो एग्रेशन भी है, कंट्रोल्ड एग्रेशन है उनके अंदर जिगरा भी है खेलने का, डरते नहीं है, ठीक है, और उनका बॉडी बैलेंस, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है। जैसे सायम अयूब है, अब सायम अयूब अपने स्ट्रोक्स खेलने में डरते नहीं है, टेंटेटिव नहीं है उनकी अप्रोच। क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सीनियर्स की वजह से उनको लगता है दे बीइंग बुलीड? हाँ, ऐसा भी होता है, ये भी होता है टीम में, बिल्कुल ऐसे कुछ सीनियर्स जगह नहीं बना दे रहे थे, आपको अंडर प्रेशर रखते हैं और वो अपनी जगह को पक्की कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि दो हमारे ऐसे लड़के हैं जिन पर सबकी दुनिया की नजर है, वैसे इंडिया भी खासतौर पर मार्क कर रहा है उनको, एक उनमें सायम अयूब है और दूसरे हसन नवाज है। सायम हसन शाबाश, हाँ, ये दोनों लड़कों ने नींदें इस वक्त जो है ना उड़ा दी है, यकीन कीजिए, इंडिया की, और वो ये सोच रहे हैं कि एशिया कप में जब पाकिस्तान से मुकाबला होना है तो इन दो लड़कों को पकड़ के रखना हमने। अच्छा, और बिल्कुल, और इन ऐसे बच्चों से पूछा जाए कि ये लोग, इनको मसाइल क्या हैं, इनके मसले टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए कि अगर इनको कोई बुली कर रहा है, इनको कोई तंग कर रहा है, ये किसी वजह से परेशान है, तो उसको एड्रेस किया जाए, ये रिलैक्स माइंड से खेलना चाहिए। अली तनवीर हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है। अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन में आपको वेलकम करते हैं। अली, मुझे बताएं कि मैंने सही कहा ना भाई, ये दो लड़के अपने जो है इनको हमने बचा के रखना है। और मैंने भी क्या सही कहा? हाँ, दोनों की बताएं, दोनों की बात बताएं, सही थी नहीं? जी, हम अपने जो, अरे अली की आवाज है, इनकी आवाज दबा दी गई है। हम लोड मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट के उसमें अभी तक फंसे हुए हैं, और जब करनी चाहिए थी तब नहीं की, और अभी हम सारा फोकस इस पे कि भाई हमारे बॉलर जो हैं वो रेस्ट कर लें, कम्बिनेशन बन जाए। अभी तक हम हसन अली को मौका दे रहे हैं और उनको हम चाह रहे हैं कि वो किसी तरह एडजस्ट हो जाएं। और आपने देखा कि हमने जो पहले वो हमने बॉलर की वजह से जीता। जब तक बॉलर परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम मैच नहीं जीत सकते। दूसरे मैच में भी आपने देखा एक प्लेयर जो खड़ा हो गया, उसी ने हमारे लिए एंड तक वो टेंशन डाली थी। उसकी वजह ये है कि जब तक हमारे बॉलर बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम कभी भी मैच जीत नहीं सकते। और इसमें जो आपको पता है, जो हमारे दामाद भी हैं वो भी ये बात करते हैं कि भाई कोई भी जो प्लेयर है, उन्होंने बाबर आजम से बात की कि कोई भी प्लेयर जो है वो इस बात से नहीं कह सकता कि वो टीम में है और कुछ नहीं है। उन्होंने और लास्ट में भाई आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था और वो आपने कहा था क्या मसला है, तो मसला यही था कि टीम में सियासत थी जिसकी वजह से इनको बाहर किया। मोहसिन नकवी ने ये बात भी की कि हम जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको इसलिए हम ये रेस्ट दे रहे हैं। रेस्ट देने की वजह ये है कि टीम में जो सियासत है वो ना हो, सीनियर प्लेयर मिलजुल के खेलें, और जो आगे हमारे जो मेगा इवेंट्स आ रहे हैं उसमें ताकि यूनिटी कायम रहे और पाकिस्तान टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करे। लेकिन अली मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि दोनों मैचेस अगर हम देखें तो दोनों में, एक में तो राशिद खान ले गया था मैच तकरीबन, ठीक है, और दूसरे में ये जो यूएई के प्लेयर थे जिन्होंने 97 के करीब रन बना, तो ये अच्छी खासी पिटाई हुई है इसमें तो हारिस रऊफ की भी और हमारे फास्ट पेसर्स की भी। जी, आप देखिए ना, पॉइंट यही है कि हम हमेशा से बोलते हैं कि हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ है और हमारे पास प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं। प्रीमियर फास्ट बॉलर होने के बावजूद हम पिटते आए हैं, और हम देखें कि यूएई जैसी टीम से हम ये मैच बचाना हमारा मुश्किल हो गया था, और वो एक बंदा जो खड़ा हो गया उसको हमें आउट करना हमारा इतना अजाब हो गया था कि हम कभी इतना, हमारी अकल काम नहीं करती, हम उसको फुल कॉल करें, बॉल करें, क्योंकि हम दिमाग तो हमने पता नहीं क्या किस वक्त के लिए रखा हुआ है, या हमने दिमाग लगाना ही नहीं है। और वहीं अभी तक आप देखें कि अभी तक एक टेस्ट हो रहा है, बॉलर लाए जा रहे हैं, वहाँ टेस्ट होता है, अभी तक टीम कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो रही। अभी आप देखें कि ये टाई सीरीज के बाद एकदम से हमने एशिया कप में जाना है, तो आप एक फाइनल कॉम्बिनेशन तो फाइनल कर लें जिससे आपने एशिया कप खेलना है। एशिया कप में आके आपने प्रूव करना है।
तो अली, ये जो स्ट्रैटेजी थी, जो चेंजेस इस मैच में किए गए, आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी एशियन गेम्स में भी हो तो बेहतर है, या नहीं उन प्लेयर्स को वापस बुलाया जाए, खिलाया जाए? नहीं, एशियन अभी कप तक हम अभी तक टीम फाइनल करने में ही कामयाब नहीं हुए। अभी तक हम गेम चेंजेस कर रहे हैं, अभी तक हम प्लेयर सेट कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 सीरीज हमें मिली, हम उसमें भी चेंजेस ही करते रहे, उसमें भी लोगों को एडजस्ट ही करते रहे। उसमें कभी हसन नवाज, मोहम्मद नवाज आ जाते थे, सुफियान मुकीम को मौका नहीं मिलता था, हसन अली आप टीम में ले आए, और आप देखिए ना इनकी परफॉर्मेंस क्या है, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस क्या है, शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस क्या है। फिर जो वो खुद भी जानते हैं कि वो किस वजह से बचे हुए, और जो जिनको सीनियर प्लेयर जिनको किया, वो भी उनको सियासत की वजह से बाहर किया। तो हमें यहाँ परफॉर्मेंस चाहिए, हमें सियासत वही चाहिए। तो अली, फिर वही बताए ना कि क्या जो लोग नहीं है उन्हीं के बगैर जो है एशियन कप में यही टीम जाए जिसने हाँ, अभी ये जाएगी तो Do you यही, think लेकिन कि इसका बेहतर चांस है? लेकिन इसमें भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। वो ये कह रहे हैं कि सुफियान मुकीम को लाना है या अबरार को लाना है, हसन अली को खिलाना है या हारिस रऊफ को खिलाना है, या फिर मतलब हसन नवाज को, यानी किन किन को खिलाना, जरा ये समझ नहीं आ रहा है ना। नहीं, आप डिसाइड कर लें ना। आप देखें, आपने हसन अली को क्यों खिलाना है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हमारे पास क्या पीछे लॉट खत्म हो गई है, बार बार हसन अली, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, भाई आप टीम सेट कर दें। आपने सही खिलाना है, उसको कब के लिए रखा हुआ है, आप खिलाएं उसको, बिल्कुल ऐसे आप ट्रायल सीरीज में खिलाएं उसको, आप उसकी फिटनेस चेक करें, उसकी बॉलिंग क्वालिटी चेक करें। आप देखें हारिस रऊफ, बिल्कुल T20 में तो देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब फहीम अशरफ भी हैं, तो जनाब मोहम्मद नवाज भी हैं, तो उसके बाद साइम अयूब भी बॉलिंग करा सकते हैं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन। बहुत शुक्रिया अली, आपने बहुत कम दिन रह गए हैं और एशियन कप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। बिल्कुल, कप्तान जरा नहीं सही खेल पा रहे हैं, बिल्कुल। सलमान अली आगा क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, और मोहम्मद हारिस वो भी और मैं फॉर्म में कहती हूँ नजर कि नहीं देखो, आते। अच्छा खेल के हार जाओ, बुरा खेल के अगर हारे ना तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। हाँ, और अब तो देखे होना है फिर एशिया कप में, इंडिया का सामना आपने करना है और इंडिया ने हमारा सामना करना है, तो बड़ा मजा आने वाला है एशिया कप जो शुरू होगा 9 तारीख से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोए भाई जरा ध्यान से बैठना, ध्यान से फाइटर्स बैठे हुए हैं, फाइटर्स इस वक्त स्टूडियो में। हाँ, और इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनके एज पे नहीं जा रहा है भाई इनकी, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मेडल्स की भरमार लगा दी है। सिर्फ पाकिस्तान को मेडल्स मिलने लग रहा है इसमें, इंडिया को भी हमने शिकस्त दे दी है। छोटे-छोटे बच्चों में, मतलब ताइक्वांडो में बिल्कुल ऐसे। हाँ, मैं तो पहले वही हैरान हुई कि भाई चाइनीज के साथ मुकाबला होकर उस चाइनीज बच्चे को हरा के आ गया हमारा छोटू। जापानीज होंगे, चाइनीज होंगे, जर्मन्स होंगे, इंग्लैंड, कितने 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इसमें। ये जो छोटू से आपको मिलाते हैं, चाइनीज बच्चे को जो है हरा के उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब्दुल कबीर खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। वेरी नाइस। और साथ में इनके भाई हैं जो कि 11 साल के हैं, अब्दुल्ला फारूक, और ये इंडियन को हरा के आए हैं, गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। ये भी दोनों भाइयों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या बात है। और जैन तारिक हमारे साथ है, ठीक है। जैन आपने पार्टिसिपेट किया ऐसे इवेंट में जो मुश्किल है पार्टिसिपेशन ही। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोग्राम में इनवाइट किया। और मैंने लास्ट 7th एशियन कॉम्बैक्स के अंदर प्ले किया था, जिसमें हमारा पाकिस्तान ताइक्वांडो टीम थी, उसके साथ हम सिंध के बैच से जो है हम सेलेक्ट होकर गए। सही, वेरी गुड। तो अभी और मजीद बात करेंगे। अच्छा, और इनके कोच हसन अली भी हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इनवाइट तो किया। असली हीरो हैं। सलाम है आपको। बस थैंक यू सो मच। अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र ये कि अल्लाह ने हमें मौका दिया बाहर जाने का और खेलने का मौका दिया, और उसके बाद अचीवमेंट आपके सामने। सर, मलेशिया में हुआ ये? मलेशिया में हुआ। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कितना ग्रैंड इवेंट था? इसके हवाले से मैं आपको बताऊँ, वहाँ 3000+ एथलीट थे, ओके। और इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं जहाँ 3000 बच्चे होंगे तो वो कंपटीशन कितना बड़ा होगा। और उसके अंदर 25+ कंट्रीज़ आई हुई थी, जिसमें जैसे आपने भी बताया चाइना, ईरान, नेपाल, फिलिपाइन, इंडिया, श्रीलंका, सारी कंट्रीज है। यस यस यस। तकरीबन हमारे ये 9 साल तो का ये मुझे बता, छोटे से आगाज भाई, पहले नहीं कोच से पूछ लेते हैं, कौन सी कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल जीता है? ये अपना जूनियर कैटेगरी के अंदर ये खेले थे, ब्लू बेल्ट के अंदर, जिसमें इनकी ओपोनेंट समझ लें कि
एडवांस लेवल के ओपोनेंट थे। वही, और चाइना में तो बच्चा बच्चा जो है वो ये फाइटिंग जानते हैं, उनका बिगनर लेवल होता है, वहाँ तो बाहर मालिक में होता है कि उनका सब्जेक्ट होता है कि करना ही करना है। लेकिन हम तो यहाँ ये होता है कि हम लोग वीक में 2 या 3 क्लासेस कर लेते हैं। तो ये कैसे जीते, क्या ट्रेनिंग, क्या टेक्निक थी भाई? टेक्निक ये थी कि हम लोग पूरा, जब हम वहाँ गए थे हमने पूरी लोगों की टेक्निक देखी, किस तरीके से पॉइंट्स गेन करने हैं, किस तरीके से कहाँ हिट करना है। पहले ही हमने देखा, मॉनिटर किया, इनको समझाया कि भाई इस तरीके से खेलना है, और इन्होंने समझा भी, क्योंकि यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी पैटर्न पे चल रहे होते हैं। बट ये कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है जो कि पूरी बॉडी को कवर करके उससे फाइट जाती है। तो माइंड गेम खेला, माइंड गेम। हाँ भाई, कैसे माइंड गेम खेला? जरा छोटू से पूछते हैं ना, माइंड गेम कैसे खेला? वो तो नहीं कर दिया ऐसे करके उसको स्नेक की तरह हिप्नोटाइज कर दिया? पहले मिडल किक मारी, फिर कट किक मारी, पंच वंच मारे थे। उसे पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है उसके साथ, है ऐसे ही? जी। क्या बात है। और आपको तो नहीं बेटा कोई चोट वोट तो नहीं लगती है वैसे जब फाइटिंग? उनको लगी थी। उनको लगी थी? भाग भाग के आ रहे थे, एक किक मारी, गिर गया। अच्छा, क्या गिर गई? बच्चा गिर गया। बच्चा गिर गया? अच्छा क्या? अच्छा, और अब्दुल्ला तुमने कैसे जीता भाई? तुम्हारा इंडिया फाइनल में हराया जी और गोल्ड जीता, वो बताओ ना। पहली फाइट मेरी मलेशिया से हुई, दूसरी नेपाल से हुई, तीसरी हांगकांग से हुई, चौथी चाइना से हुई, पांचवी फाइनल फाइट इंडिया से। और उसको कैसे उनके मुझे वैसे हैरानी ये जो आप कहते हैं उनके कल्चर का हिस्सा है, उनके रिलीजन का हिस्सा है। चाइनीज के लिए तो बड़ी बात है कि उनको हरा के आए, लेकिन ये बताओ कि बेटा ये जो इंडियन को हराया है वो कैसा मैच था? बहुत अच्छा था, पॉइंट डिफरेंस से जीते। कैसे खेला, क्या हुआ, क्या तुमने स्ट्रेटजी बनाई कि उसको बस उसका स्टेमिना लूज हो गया था, हमने मिडल किक पे पॉइंट डिफरेंस से जीत गए। मिडल किक मारी, पॉइंट डिफरेंस से जीत। और कितने राउंड्स होते हैं इसमें कोच? मैक्सिमम 3 राउंड्स होते हैं। अगर आप एक राउंड हारते हैं, एक राउंड जीतते हैं, तो फिर थर्ड राउंड की तरफ जाते हैं, वरना 2 राउंड में ये डिसीजन हो जाता है कि 2 राउंड जिसने जीत लिया वो विनर हो जाता है। सही है। और किसी फाइट में नॉकआउट किया? नॉकआउट भी होता है इसमें? बिल्कुल नॉकआउट। तो नॉकआउट किया किसी फाइट में तुमने जो फाइनल तक पहुंचे? तुमने किया? इन्होंने नॉकआउट किया था छोटे ने हमारे। अच्छा। हांगकांग के से फाइट हो रही थी, उसको ऐसी कट किक मारी कि वो उठा नहीं बचा। सर ये तो बहुत ही बच्चा तेज है, इसके तो आगे आपके जबरदस्त प्लान्स होने चाहिए माशाल्लाह। सो टैलेंटेड, मेहनती भी हैं ये लोग। ट्रेनिंग भी अपनी कैसे करते हैं खास, ये भी बताइएगा। बेसिकली हमारा जो कैंपस है कोरंगी अल्लाह वाला टाउन, आपको पता है कितना छोटा सा इलाका है, हर चीज़ के मसले हैं वहाँ, पानी से लेके रोड से लेके हर चीज़ के मसले हैं। इवन कि हम जिस एरिना में करते हैं वो एक सीमेंटेड फ्लोर है, और आप सोचें कि दुनिया के अंदर मैट पे सारी चीज़ें होता है, इंडोर एरिना होता है, एसी चल रहा होता है, हर चीज़ सेटअप पूरा बना होता है, और हम सिर्फ फर्श के ऊपर करते हैं, खुली जगह है, हर चीज़ अपने हाथों से करते हैं। तो अंदाजा नॉर्थ नाज़िमाबाद में बताएं है आपका, मैं भी चाह रहा हूँ कि ये मैं और इस एज में मैं ले सकता हूँ। बिल्कुल, देखें शौक बड़ी एज हो गई है मेरी, काफी नहीं, हमारे सीनियर लेवल के इवेंट्स होते हैं। अच्छा, होते हैं? हर एज का अपना एक लेट नहीं हो गया? नहीं, मैं चाह रहा था वैसे, काफी अर्से से मैं सोच रहा था कि ताइक्वांडो वगैरह कुछ होना चाहिए। नहीं, इसमें तो आपको सेल्फ डिफेंस भी सीखने को मिलेगा ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस भी आपकी अच्छी होगी। और जैसे मेरी लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो वो भी आप लोग सही ट्रेनिंग से डेफिनेटली आपकी कुछ बॉडी के अंदर जो आप एक टाइम गुजार देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, स्टैमिना ट्रेनिंग नहीं करते, फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, तो उनको बैक पेन्स होते हैं। ये तो नॉर्मल है भाई। मैं नहीं देखा, मैं एक चीज़ है भाई, तुम खड़े हो जाओ जरा बच्चे, और तुम भी खड़े हो जाओ, दोनों मेडलिस्ट भाई आ जाओ ना, तुम आ जाओ, इनके सामने खड़े हो जाओ, दिखाओ कैसे किक्स वगैरह किए। मेडल बेटा रख दीजिए। चले भाई। हाँ, अब तुम पीछे से नजर आ रहा है ना? हाँ ठीक है, 1 बाय 1। पहले छोटू, चलो छोटू अपने केक्स करें, केक्स करें अपने यहाँ। हाँ, ये हमारी कट केक होती है बेसिकली। अच्छा, कट केक है ये, इस पे भी पॉइंट्स लिए। गुड, वेरी हाई भाई, वेरी हाई एंड वेरी फास्ट। ओहो, थोड़ा गैप करो ना दोनों एक दूसरे में। जो चाइनीज बच्चे को फाइनल में कौन सा वाला किया था स्टेप? ये वाला? ओहो, तुमने बताओ क्या किया था एंड में? वो जो क्या बात, पंच। ओह एक्सीलेंट, गुड, शाबाश। ये हुई ना बात। और जब वो मैच की एक्साइटमेंट होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त। जी सर, बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बस अल्लाह का अगेन शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत जो थी, हमारी डेडिकेशन थी, उसका हमें सिला दे दिया। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम रोशन किया आपने। अगले ये आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो नहीं कि जो कुछ कर नहीं रहे। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पाकिस्तानीज अपना बहुत नाम रोशन कर रहे हैं, जीत के आ रहे हैं बच्चों को, और हम अपने ब्रांड्स को एंडोर्स करते हुए इनको देखना चाहते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही शो का वक्त खत्म हो गया। नादिया और ज़ोएब को दीजिए इजाजत। कल आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।